कुछ पूछना है? अरे सब एक ही साथ क्यों बैठ गए? आगे पीछे बैठ जाओ, सीट बहुत है, कम नहीं है। कुछ पूछना है किसी को? कल वाली हेडिंग कंटिन्यू करते, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कितने पॉइंट्स हुए थे? 4? 4 हो गए। चलो, 2 पॉइंट हो गए थे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के। ठीक, जल्दी से कंप्लीट करना है, 1857 शुरू होगा आज। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट, इंडियन पीजेंट्स were themselves attracted towards commercial farming because they have to pay a huge burden of revenue huge burden of revenues बात क्लियर होगी ना? वो खुद भी उन्होंने कमर्शियल एग्रीकल्चर को उन्होंने प्रमोट किया या करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ी मात्रा में रेवेन्यू देना था, जिससे क्या होगा, जो भी कमर्शियल क्रॉपिंग की वजह से जो पैसा आएगा वो आसानी से रेवेन्यू जो है अपना दे सकेंगे। उसमें ये नहीं था ना, उनमें ये डिसाइड हो गया था आपको अपने प्रोडक्शन का इतना परसेंट देना है और भी कैश में देना है। अब ये कैश में तभी दोगे अगर ऐसा कोई क्रॉप करोगे जिसका रेट ही 5 रुपए है, तो कैश में नहीं दे पाओगे ना। तो आपने कोशिश ही की कि जिसका रेट 50 रुपए हो, जिसका मार्केट में डिमांड हो, कमर्शियल वैल्यू हो, हमने वैसे ही क्रॉप्स को प्लांट करना शुरू कर दिया। इसने भी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। ठीक, अगला पॉइंट, आफ्टर 1853 investors of Britain started investing their capital in India. और कहां इन्होंने इन्वेस्ट किया? इंडिगो के प्लांटेशन में। इन्वेस्टिंग इन इंडिया, फुल स्टॉप। दे स्टार्टेड प्लांटेशन ऑफ इंडिगो, नील की खेती, कॉफी, टी, ओपियम। कॉफी, टी एंड ओपियम। ये एज मैंने क्यों बताया 1853 की? कल मैंने टाइम पीरियड बताया था, ये फाइनेंशियल इंपेरियलिज्म का एज स्टार्ट हो चुका था। अब इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले फेज में नॉर्मल ट्रेड हो रहा है, पैसा ब्रिटेन से ला रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, उठा के बाहर बेच दे रहे हैं। दूसरे एज में चीजें चेंज हो रही हैं। 1813 के बाद लेजी फेयर एज आ रहा है, मोनोपोली कंपनी की खत्म हुई, बाकी कंपनीज भी अब यहां पे आके क्या कर रही है, अपने सामानों को बेच रही है। तीसरा स्टेज अब आता है, ये इन्वेस्टर्स का एज है, जब ब्रिटेन के इन्वेस्टर्स अब अपना पैसा यहां लाते हैं, यहां पर कमर्शियल क्रॉपिंग कर रहे हैं, मुनाफा कमाते हैं और वो ये ब्रिटेन ले जा रहे हैं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए क्या है। लास्ट पॉइंट,
एक और संदर्भ में जरूरी हो चुका था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो कल में मैं बता रहा था, लिखिए, टू मेंटेन बैलेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, to maintain balance of trade between India and China, commercialization of crops was started. Commercialization of crops were started. किसका? ओपीएम। ओपीएम। बात क्लियर हो गई? इंपैक्ट क्या पड़ा? जो सबसे बड़ा इंपैक्ट, अगर केवल एक इंपैक्ट पूछा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स का पड़ा, तो क्या था? फैमिन्स। क्योंकि अभी तक जो क्रॉप हम अपने यूज के लिए कर रहे थे, खाने के लिए, अब हमने क्या इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? उनको बेचना। अब भैया ग्रेस की सीधी सी बात कमी होगी, और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम फैमिन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे जबरदस्त तरीके से। फैमिन दो ही टाइम आए ज्यादातर। एक आए हैं डुअल सिस्टम के बाद, 1765 के बाद जो सबसे बड़ा फैमिन आ रहा है 1769 के आसपास आ रहा है, और दूसरा जो आप कह सकते हैं स्टेज ऑफ फैमिन्स है वो 1853 के बाद है। कब? जब रेलवे स्टार्ट हुई। रेलवे स्टार्ट के दो तरीके, एक तो है कि इसने कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप को भी बढ़ावा दिया। कैसे? अब जो क्रॉप जो मान लीजिए कभी किसी कोने में होती थी, उसको आसानी से उठाया जा सकता था, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो क्या हुआ? कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप को बढ़ावा मिल रहा है ना, इसने भी फैमिन्स को बढ़ाने का काम किया। इसीलिए जो सबसे बड़े दो फैमिन है, पहला 12 सिस्टम के बाद जब बंगाल की लूट शुरू हुई, और दूसरा 1853 के बाद रेलवे जब बन रही है। क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि सबसे ज्यादा फैमिन 1860s के ही डेकेड में क्यों आई? 1860 के दशक में ही सबसे ज्यादा फैमिन क्यों आई है? रिलेशन उसका सीधे से सीधा रेलवे से है, क्योंकि यही एज आएगी उड़ीसा में फैमिन आएगा 1866 में, और उसके बाद धीरे धीरे क्या फैमिन पॉलिसी जो है ब्रिटेन को लानी पड़ी मजबूरी में। स्ट्रेची कमीशन बना लिटन के टाइम में 1878 के आसपास, रिपन ने बाद में 1881 के आसपास पूरा फैमिन कोड ही बना दिया। फैमिन कोड में क्या था कि अब कभी भी फैमिन आएगा तो गवर्नमेंट आपको फ्री राशन प्रोवाइड करेगी। अगर आपके प्रोडक्शन का 3/4 पार्ट अगर खराब हो गया फैमिन में, एक तो रेवेन्यू से छूट आपको हम दे देंगे, रेवेन्यू से आपको नहीं देना है, प्लस गवर्नमेंट भी स्टेप लेगी कि आपको रेशन प्रोवाइड होते रहे। फैमिन कोड बाय लॉर्ड रिपन 1881। अभी मैं बढ़ा दूंगा आगे, छोटा टॉपिक है बेसिकली, कब फैमिन पॉलिसी है कब गवर्नमेंट की, वो 5-10 मिनट का टॉपिक हो जाएगा। आज तक कर लीजिए कमर्शियलाइजेशन क्रॉप, अगला डाल लीजिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब ये क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? अगर इकोनॉमी के अगर सेंस में बोले तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? अभी ब्रिटेन इंडिया पे छोड़िए, अगर अगर इकोनॉमी के अगर कॉन्टेक्स्ट में बोले तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है? तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। जब आपकी जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर जब बढ़ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर कम हो जाता है, वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। एग्रीकल्चर सेक्टर कम हुआ और आप इंडस्ट्रियल सेक्टर जो उसको बढ़ावा मिला। सॉरी, ये है उल्टा हो गया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? जब प्राइमरी सेक्टर को बढ़ावा मिला और सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ कम हुआ, वही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ब्रिटेन टाइम पीरियड में ये आपको देखने को मिलता है, बट ये जीडीपी के सेंस में ना समझिए, ये किस सेंस में था कि ब्रिटेन की पॉलिसी ऐसी थी कि भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिला। तो पहले पॉइंट लिखिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। De-industrialization means de-industrialization means
द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ रेट ना करिए, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन जीडीपी, whenever the contribution of industries in GDP decreases, ये है जनरल मीनिंग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। भैया अभी हमारे तो देखिए थोड़ी देर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का अगला पॉइंट, रीजन फॉर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। रीजन जानिए, क्या रीजन हो सकते हैं, क्या रीजन है? ब्रिटेन कम कर दिया, और देखिए कभी भी आप आंसर बोलिए ना, तो जो मैंने तीन स्टेजेस बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना शुरू करिए। प्राइमरी स्टेज, जब हम पहला फेज जो था मर्केंटाइल एज, उसमें क्या हुआ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेंस में, कॉन्टेक्स्ट में। दूसरे फेज आप जो बता रहे दूसरे फेज का इस सेंस में बताइए, थोड़ा इतनी समझदारी अब डेवलप करिए। अब जैसे आंसर हम देते हैं ना, आंसर राइटिंग मिड टर्म में, वैसे देना शुरू करिए। पहले स्टेज में क्या होगा, ठीक है, कैसे? क्योंकि जब दीवानी पावर गवर्नमेंट के पास आई, उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो लोकल आर्टिसंस थे उनको फोर्स किया कि आप अपनी चीजों को मार्केट रेट से कम पे बेचिए। उन्होंने फोर्स किया कि आप अपनी कमोडिटीज को मार्केट रेट से कम बेचिए। और दूसरा फोर्स क्या था, आप जो वेजेस, आप हमारे लिए काम करिए, लेकिन जो वेजेस आप लेंगे वो भी मार्केट रेट से कम पे लेंगे। जब सारी पावर मेरी, जब मैं माई बाप बन चुका हूं, तो जो मैं कहूं मैं आपको करना पड़ेगा। अब कोई भी अगर आर्टिसन को अगर आप कहें कि आपको मार्केट रेट से कम पर सामान बेचना है, तो क्यों सामान बनाएगा? अगर मैं फोर्स कर दूं कि भैया आपको मार्केट रेट से कम पर अगर सामान बेचना, आप सामान बनाओगे क्यों? सीधी सी बात है, इंडस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ा कि नहीं? हम बनाना ही छोड़ देंगे। और जब आपसे मैं ये कहूं कि आपको अपनी जो सर्विस देनी है वो भी मार्केट रेट से कम पे देनी, तो क्यों आप सर्विस करोगे? और चूंकि एक एलियन कंपनी, एलियन कंपनी है, बाहर से आई कंपनी, मना नहीं कर सकते हो। तो कहा जाता है उस टाइम पीरियड में जो बंगाल के वीवर्स थे, उन्होंने अपना मीठा काटना शुरू कर दिया, क्योंकि ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी। वीविंग बेसिकली काम कॉटन की या सिल्क वीविंग का ही हो रहा है। इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट जो हो रहा था वो सिल्क प्रोडक्ट्स का ही हो रहा था। जब वीविंग के लिए बेसिकली उन्होंने फोकस किया था, और यूरोप के मार्केट में इंडियन कॉटन और सिल्क का ही डिमांड था। इसीलिए जो पहला इंपैक्ट पड़ रहा है वो सिल्क वीवर्स पे ही पड़ रहा है। पहला लिखिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, after battle of Plassey, company forced the weavers of Bengal to sell their product below the market price, बात नहीं। चूंकि पहला स्टेज है, उनको सामान खरीदना है, तो उनको फोर्स किया गया कि भैया आप अपना सामान कम से कम रेट पे बेचो। अगर समझ लीजिए, अगर आपका जो इनपुट हो रहा है उससे अगर आप कुछ कमा ना पाओ, आउटपुट आपका उसके भी नेगेटिव हो जाए, आप सामान क्यों प्रोड्यूस ही करोगे? भाई 10 रुपए आपने 10 रुपए लगा के सामान बनाया, अब मैं आपको फोर्स कर अपने सामान 5 रुपए में बेचिए, आप प्रोड्यूस करने छोड़ दोगे। तो इसीलिए जो वीवर्स थे उन्होंने अपने काम धंधे ही, जो इंडस्ट्री थी, वो काम करना ही छोड़ दिया। पहला पॉइंट बात समझ आ गई? क्या हुआ, उनको फोर्स किया गया कि दे हैव टू सेल देयर प्रोडक्ट ऑन द रेट बिलो द मार्केट प्राइस। दूसरा, अब ये आपकी पॉलिसी, अब 1813 के बाद इंडियन मार्केट, आफ्टर 1813 इंडियन मार्केट वर यूज
टू सेल द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, टू सेल द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन, मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन। अब भारत को अब एक मार्केट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है कि ब्रिटेन से जो चीजें मैन्युफैक्चर्ड हो रही थी उनको भारत के मार्केट में लाकर डंप कर दिया गया, बेचना शुरू कर दिया गया। हुआ उसे क्या, इंडस्ट्रीज मेड कमोडिटीज जो होती है तो क्वालिटी में सुपीरियर होती हैं और रेट में कम होती हैं। कंपनी मेड जो कमोडिटीज है क्वालिटी में सुपीरियर होती है और रेट में कम होती है। उससे इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज है उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। इसीलिए धीरे धीरे ये इंडस्ट्री जो है खत्म होना शुरू हो गई। तीसरा पॉइंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन। इसका मतलब क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि आपको जो सामान बाहर से आ रहा हो तब ड्यूटी फ्री कर दिया गया, आप टैक्स देना ही नहीं है। लेकिन जो कमोडिटीज इंडिया से जा रही थी वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। होगा क्या, हमारे सामान महंगे हो जाएंगे, उनके सामान सस्ते हो जाएंगे। हमारे सामान को कोई खरीदने वाला ही नहीं मिलेगा और उनके सामान चूंकि सस्ते हैं इसलिए मार्केट में कब्जा हो जाएगा। इसीलिए इसने भी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। बात समझ आ गई? अगला पॉइंट, with the expansion of British Empire, with the expansion of British Empire, the indigenous state who were the main markets of indigenous commodities, who were the main market of indigenous commodities also broke down. As a result of which the demand for indigenous commodities dried up. As a result of which the demand for indigenous commodities dried up. Which resulted into deindustrialization. बात समझ में? भैया जो इंडियन कमोडिटीज को खरीदता ही कौन है? जो लोकल नेटिव्स थे, जो नेटिव स्टेट्स थे। जब एक्सपेंशन होने लगा और नेटिव स्टेट डिसॉल्व होने लगे या कंट्रोल में आने लगे तो भैया जब जो मेन मार्केट था इन कमोडिटीज का वही खत्म होने लगा। अब मेन मार्केट मतलब अब इन कमोडिटीज को डिमांड करने वाला ही कोई नहीं था। जब डिमांड करने वाला ही कोई नहीं होगा तो क्या होगा, हम प्रोड्यूस ही क्यों करें। इसने भी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट है the new education policy established by Macaulay, the new education policy established by Macaulay created Indians who were much more attracted towards the products of Britain, who were much more attracted towards the commodities made in Britain. बात समझ में? मैकॉले ने सिस्टम लेके क्यों आया था कि he used to create an Indian who जो देखने में तो कैसे लगे इंडियंस हैं, who look like Indian and from blood they were Indians, but with their brain they were Britishers. अब ये पॉलिसी है स्टैब्लिश हो चुकी थी। अब जैसे आज के टाइम पीरियड में है, हम क्या है, अगर खादी के अगर कमोडिटीज हो तो नहीं खरीदते हैं,
खादी चीजें हम नहीं खरीदते, खादी की चीजें, इसीलिए गवर्नमेंट को फिर से खादी को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज लानी पड़ती है कि 2 अक्टूबर पे खादी सस्ती हो जाएगी। खादी को भी अब ब्रांड बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से आपको कॉम्पीट करना है। और हम लोग जो पढ़े लिखे समाज, सिविलाइज लोग अपने आप को समझते हैं, हम किससे अट्रैक्ट ज्यादा है? वेस्टर्न वर्ल्ड से। वेस्टर्न मूवीज देखना, वेस्टर्न कपड़े पहनना, वेस्टर्न सॉन्ग सुनना, हर चीज वेस्टर्न वेस्टर्न वेस्टर्न। हम, हमारे पैर असल में जमीन पे है ही नहीं। एक एक कहानी आप लोगों ने देखा होगा कपड़ों में भी, इंडो वेस्टर्न। ना वो इंडियन है ना वेस्टर्न, हमारा जीवन भी इंडो वेस्टर्न हो चुका है। हम मन से तो अभी भी पुराने भारतीय हैं। पूरे संस्कार चाहिए लड़कों के लिए भी, गर्लफ्रेंड अलग अलग हो सकती, बीवी वो सात्विक सावित्री टाइप की चाहिए। सच्चाई है बात है। बीवी हमें अभी सावित्री, तो हम वो ट्रांजिशन फेज में चले, हम समझ ही नहीं पा रहे हम है क्या। हम वेस्टर्नाइज भी नहीं हो पा रहे और इंडियन रूट को छोड़ भी नहीं पा रहे। यही सिचुएशन किसने क्रिएट की थी? उसी टाइम पीरियड की। उसने इन चीजों को क्रिएट किया कि हम ऐसे हो जाए। ना हम पूरे तरीके से वेस्टर्नाइज ही हो पा रहे हैं, ना हम तरीके से इंडियन ही रह पाए, हम इंडो वेस्टर्न ही हो गए। नीचे धोती पहनते हैं लेकिन स्टाइल में। इंडो वेस्टर्न क्या है? हम धोती पहनते हैं, थोड़ा वो बलून टाइप वाली धोती पहनते हैं। हमको वाली धोती अच्छी नहीं लगती जो हमारी ट्रेडिशनल धोती होती थी। ऊपर से हम और कुछ पहनते हैं, थोड़ा जो भी कह लीजिए आप समझ सकते हैं। तो ये सब में है। ये मूवीज हम देखेंगे क्या, वही वेस्टर्न मूवीज हमें अपने बता रहे हैं। छोटे बच्चे हम कैसे उनको, मेरा ही बच्चा है वो स्पाइडरमैन वो बांध के अपना टॉवेल उड़ रहा है, तो उसको बताना अरे सुपरमैन भैया, तो उसको देखो तुरंत उसको बताना पड़ता है कि भैया हमारे हनुमान ये सुपरमैन और इनके सबके बाप है, लेकिन है नहीं। अब धीरे धीरे होता क्या रहा है, इंडियन कार्टून इंडस्ट्रीज की अब धीरे धीरे जाके मूवीज बनना शुरू हुई है। भैया है क्या ये? हम ये नियो इंपेरियलिज्म तो है कि अब वो हमारे बच्चों से, हमारे दिमाग से खेल रहे हैं। कम्युनिटीज अपनी बेच रहे हैं दिखा दिखा के। पापा से प्यार तभी करोगे जब पापा ओरियो को बिस्कुट देंगे, है ना? ये एडवर्टीजमेंट के तरीके हैं। पापा प्यार नहीं करते हैं क्योंकि सिंचन इंचन वाला दिलाया नहीं। ये केवल उनके खेल रहे हैं और यही न्यू इंपेरियलिज्म है। अब आप किसी को डायरेक्ट कॉन्कर तो नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कि आप डायरेक्ट किसी को दास अपना स्लेव नहीं बना पाओगे। कॉलोनिज्म जो पहले चल रही थी वो तो नहीं हो पाएगी, बट ये नियो कॉलोनिज्म है कि जो जितने भी हमारे एवेंजर्स होंगे सब अमेरिका से आएंगे, हॉलीवुड से आएंगे, बाकी लोकल एवेंजर्स बेकार है। एवेंजर्स क्या है? हनुमान तो एवेंजर ही है ना, जो हमें संकट से छुड़ा वही एवेंजर है, लेकिन वो उनके एवेंजर ज्यादा बड़े हैं, हमारे एवेंजर्स हमें पता भी नहीं है। स्थिति इतनी बुरी, आप बड़े बच्चों से अगर कहानी पूछ लीजिए उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। हमारी राम सीता के अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। और चूंकि आज के टाइम में सीता भी गायब हो गई, जय श्री राम ही हो गया, तो स्थितियां इतनी बुरी हो चुकी हैं, इन सब चीजों को फिर से प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखने वाला है। हमें अपने कल्चर को बैक टू वेदास बोला है ना, किसने बोला है? दयानंद सरस्वती ने। तो बैक टू अवर ओल्ड जो हमारा कल्चर था, रिच कल्चर है, हमें जाना पड़ेगा। और कंट्री कैन सर्वाइव जब हम अपने इंडिजिनस कल्चर को प्रमोट करें। आप किसी दूसरे के कल्चर पर सर्वाइव नहीं कर सकते। आज अगर चाइना चाइना है तो क्यों है? मैंडरिन के कारण। वहां जाना तो मैंडरिन सीखनी, उनकी भाषा में बात करें, उनकी भाषा में कंपनी भी आएगी, उन्हीं के तरीके से चालू होगी। हमने क्या किया, हम ना इंग्लिश वाले रह पाए ना हिंदी वाले हो पाए। हम भी पढ़े इंग्लिश मीडियम में, लेकिन ना इंग्लिश अच्छी हो पाए ना हिंदी अच्छी हो पाए। ये सबके साथ है। आप लोग होंगे, बहुत कमी ऐसे होंगे जिनकी एक लैंग्वेज में बहुत जबरदस्त कमांड है, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। इंग्लिश वाले भी इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी वाले भी इंग्लिश ही बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में बात करिए, समझ वो भी नहीं पाएंगे। तो स्थिति बनी ऐसी, जो हमें ऐसे बना दिया गया। हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे थे वो एटमॉस्फेयर वैसा था ही नहीं। हम मिशनरीज वाले एटमॉस्फेयर में थे ही नहीं। हमारा एटमॉस्फेयर हमारे गांव में ही था, लेकिन हम वही हो गए, ना वेस्टर्न हो पाए ना इंडियन रह पाए। ठीक, अब आ जाइए जो आज का टॉपिक है 1857, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब सारे जितने भी डायमेंशन हो सकते थे रिवॉल्ट के, सब हमने कवर कर लिए। ठीक है, अब रिवॉल्ट समझ में आएगा। चलिए,
रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्या भैया ये रिवॉल्ट क्या हुआ? अरे भैया हमारे लिए रिवॉल्ट हुआ, बताइए किस क्या है ये रिवॉल्ट? सामान्य जानकारी बताइए, बाकी बातें तो होती रहेंगी। क्या है? हाँ, फर्स्ट वॉर ऑफ, और सोल्जर्स के द्वारा किया गया, बहुत अच्छे। और मंगल पांडे, बहुत अच्छे। कहां से हुआ था मंगल पांडे, कहां पे थे? बैरकपुर में। अच्छा। किसके कारण? हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के कारण किया गया। और हाँ, और हाँ, कौन? और अरे मैंने बताने के लिए, आपस में बात करने के लिए नहीं कहा है। और अरे वाह, बहुत अच्छे। और हाँ, बहुत अच्छे। चलिए अब लिखिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1857। आते में रिवॉल्ट ऑफ 1857। पहला लिखिए पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल रीजंस में क्या क्या हो सकता है? हाँ, देखिए देखिए देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो थी ना, वो एक अल्टीम, इसको जेनिथ कह लीजिए उनकी एक्सपेंशन पॉलिसी का। एक्सपेंशन तो धीरे धीरे वो लोग कर रहे हैं। रिंग, अभी एक दिन मैं बता दूंगा सीरीज, परेशान मत होइए। रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडियरी अलायंसेज और उसके आगे वाली एक्सपेंशन तो वो प्लासी के बाद ही करना शुरू कर दिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लेफ्ट जो थी, उस एक्सपेंशन पॉलिसी थी, उसकी एक जेनिथ थी। अब उन्होंने, मतलब कहते नहीं है, कुटिलता की सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। अब हमें एक्सपेंशन करना है, वो एक्सपेंशन जैसे ही हो पाए, थ्रू वॉर, पहले थ्रू सब्सिडियरी अलायंसेस, उसके बाद थ्रू वॉर। अगर अब कुछ नहीं कर पाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, कि भैया उन्होंने एक तरीका निकाला कि अगर ऐसा ऐसा अगर होगा सिस्टम तो हम आपको लेफ्ट कर लेंगे, आपके जो आपका जो साम्राज्य स्टेट है उसको हम एनेक्स कर लेंगे। वो उसके जेनिथ थी। लेकिन शुरुआत क्या है इसलिए, द एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन, द एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन led to suspicion, led to suspicion and uneasiness, led to suspicion and uneasiness in the mind of native states, in the mind of native states। बात समझ आई? जो एक्सपेंशन पॉलिसी चल रही थी, वो धीरे धीरे जो उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस ने नेटिव स्टेट को एक मैसेज दे दिया था, अगर रिवॉल्ट नहीं किए तो आज नहीं तो कल एनेक्सेशन हो आपका भी जाएगा। इसीलिए अब कुछ कर गुजरने का समय आ चुका है, क्योंकि अब डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट भी हो चुका है। अब उनको पता, अगर अब नहीं किए तो कुछ ना कुछ और तरीका ही अपना लेंगे। देखिए यही रीजन है कि 1857 के बाद एनेक्सेशन होने बंद हो गया। 1857 के बाद एनेक्सेशन नहीं हुए, क्योंकि कंपनी को ये पता चल गया था कि रिवॉल्ट बेसिकली जो हुआ है, इन छोटे छोटे नेटिव स्टेट्स के लोगों ने किया है, इस नेटिव स्टेट्स के रूलर्स ने किया है। इसीलिए एनेक्सेशन 1857 के बाद बंद हो गया है। और जब 1858 का एक्ट आता है, उस एक्ट में सीधे मेंशन कर दिया गया था, नो मोर एनेक्सेशन।
डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट खत्म करते हैं, अब हम किसी स्टेट को अनेक्स ही नहीं करेंगे। उसके बाद भी अनेक्स हुए, ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद भी हुआ, बट जो प्रोसेस चल रहा था एक्सपेंशन का, उस पर विराम लग गया कि अब कोई एक्सपेंशन पॉलिसी नहीं होगी। तो पहला रीजन क्या था? यही एक्सपेंशन पॉलिसी। दूसरा, अगर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं होता तो भारत पहले आजाद हो गया होता। कैसे? अरे नहीं नहीं, कुछ हो सकता बोले, हाँ तो कैसे? यार वैसे देखा जाए प्लानिंग, दंगे, दंगे दो चीज होते हैं। दंगे अगर आप वर्ड यूज करें, दंगे छोटे क्षेत्र में होते हैं। दंगे आप कभी नहीं सुने होंगे पूरे लखनऊ में दंगे हो गए। दंगे जो होते हैं रीजन में होते हैं, एक क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में, जहां कुछ जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं वो किस अपनी डिमांड्स को लेकर रिवॉल्ट कर देते हैं। अगर आप इसका एक्सपेंशन देखेंगे, मैं बाद में मैप में दिखा दूंगा, कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए। कौन कौन से? नीचे के साउथ के और राजपुताना ले, और ऐसे स्टेट जो अभी अभी कंपनी से हारे थे। कौन? पंजाब। पंजाब अभी हारा है 1840। पंजाब अभी अभी हारा था, इसीलिए पंजाब ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बाकी लगभग लगभग सारे क्षेत्र पार्टिसिपेट कर रहे, तो हम इसे दंगा नहीं कह सकते। अगर आप साउथ के कुछ रीजन्स को छोड़ दीजिए, राजपुताना के कुछ स्टेट्स को छोड़ दीजिए और पंजाब को छोड़ दीजिए, बाकी ये सब रिवॉल्ट कर रहे हैं। पूरा अपना सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, हर जगह आपको रिवॉल्ट दिख रहा है। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि ये रिवॉल्ट ने, अगर ये रिवॉल्ट अगर नहीं हुआ होता तो हम पहले आजाद हो गए थे, ये तो नहीं हो सकता था। इस रिवॉल्ट के बाद भी लगभग लगभग 90 साल लग गए आजाद होने में। पहला रिवॉल्ट था, उसके बाद भी 90 साल लग गए आजाद होने में। इस रिवॉल्ट ने उस प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश किया जिस प्लेटफॉर्म ने आने वाली जनरेशन को मोटिवेट किया कि ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो नहीं कहा जा सकता, मैं बताऊंगा क्यों नहीं था, लेकिन यह जरूर है कि इसने आने वाली जनरेशन को मोटिवेट किया कि अगर हम अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर सकते हैं तो कर आप भी सकते हैं। भगत सिंह का क्या रोल था? एक फांसी चढ़ने से आजादी नहीं मिल सकती थी ना, वो फांसी ले जाए थोड़े, बहुत लोग फांसी चढ़े, खुदीराम बोस और पहले चढ़ गए थे। केवल वो कैटलिस्ट थे, मान लीजिए, रिएक्शन को फास्ट कर दिया बस। कैटलिस्ट यही तो करता है, रिएक्शन का पार्टिसिपेट करता है, उसमें बाहर निकाला था, रिएक्शन फास्ट हो जाए। भगत सिंह वॉज जस्ट अ कैटलिस्ट, जो सोई हुई जनता उसको जगाने का काम, उनको पता था कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तभी ये लोग जगेंगे। और मैं क्या बन जाऊंगा? एक सिंबल बन जाऊंगा सेक्रीफाइस का। अगर मैं कर सकता हूं, अगर 23 साल का लड़का ये काम कर सकता है, तो देशवासी से तो बहुत बड़े हैं। तभी बोला गया ना कि युगांतर एक बुक थी 1906 के आसपास, उसने उस बुक में कमेंट था, स्टेटमेंट था, अगर भारत की 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथों को अगर उठा ले तो ब्रिटेन 6 महीने के अंदर भारत छोड़ के चले जाएंगे। अगर सब के सब अगर ये मान ले कि हमें गुलाम नहीं रहना है, तो ब्रिटेन हमें गुलाम कभी बना के रख ही नहीं सकता था। इस मानसिकता से निकलने के लिए हमें 90 साल लग गए, क्योंकि हमें एक आज भी भारतीयों के मन में एक सीधी सी सिंपल चीज स्टैब्लिश है, हमें गुलाम बने रहने की आदत है। हमारे जीन्स में, हमारे जीन्स में गुलाम बने रहने की आदत है। नहीं तो ना कोई टर्की यहां पे आके सल्तनत स्टैब्लिश कर पाते, ना कभी मुगल आके आप स्टैब्लिश कर पाते, ना ब्रिटिशर्स कभी आते। लेकिन हमारी आदत क्या थी? हम अपने करतूतों से गुलाम बने, आपस में भिड़े रहते थे। अरे घर का भेदी लंका ढाए तो रामायण काल से बता दिया गया था, तो हमें अपने रामायण हमें याद नहीं थी क्या? आपस की वजह से तुम्हारे बाबर क्यों आता है? इनविटेशन ही तो मिला था, और देखो भाई बहुत मौज है यहाँ पे। टर्की गौरी क्यों आता है? इसीलिए तो आता है, यहाँ पे आपस में लड़ भिड़ रहे हैं लोग, इनको हराना आसान है। आप सेंट्रल एशिया में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ब्रिटिशर्स क्यों आते हैं? इनको पता था जब तक मुगल मजबूत रहे तब तक कोई ब्रिटेन की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की।
मुगल ब्रिटिश कंपनी आई कब है? 1600 एडी में आई है, 1757 में प्लासी है। 150 साल तक कंपनी कुछ नहीं कर पाई, चुपचाप ट्रेड कर रही थी बस। एक दो बार उछली, एक दो बार उछलती है नहीं है, शाहजहां के टाइम उछली, हुबली पे कंट्रोल करने की कोशिश की, शाहजहां ने पीटा। औरंगजेब के टाइम एक बार उछलने की कोशिश की, औरंगजेब ने पीटा, हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी, भैया 1.5 लाख रुपए दे दो लेकिन भगाओ मत यहाँ से, जरूरत थी कंपनी को हमारी। लेकिन जब लगने लगा कि अब धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, कंपनी ने भी हम पे राज किया। तो इसीलिए हमारी आदत ही थी कि हमने कभी भी चीज को ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। हमारी आदत ही थी हम गुलामी बनने की। और आज भी देखा जाए तो हम गुलामी तो है, छोटे छोटे इश्यूज पे आपस में लड़े रहते हैं। भारतीय जनता को बरगलाना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम। एक व्हाट्सएप मैसेज डालिए, फॉरवर्ड हो जाएगा, बिना किसी जाने पहचाने की, आप कोशिश भी नहीं करते हो, एक बार चेक कर लो न्यूज ऑथेंटिक है कि फेक है। एक आया व्हाट्सएप मैसेज तो ऐसा फैला कि बस अब कतलेआम मचा दो। क्या है ये? हम अपने को एजुकेटेड सिविलाइज्ड मानते हैं ना, आज हम नहीं सुधरे तो वो तो 200 साल पहले की बातें कर रहे हैं। हम तो आज भी नहीं सुधरे हैं। सारे मिशनरीज स्कूल है, सारे रैशनैलिटी, हमने दयानंद सरस्वती को ही पढ़ा, हमने विवेकानंद को ही पढ़ा, हमने गांधी को ही पढ़ा, हमने सबको पढ़ा, सुधरे हम आज भी नहीं। तो ये सब तो 200 साल पहले की बातें है। तो आदतें हमारी पहले बुरी थी, आज बुरी है। तो चलिए, अरे उसी समय तो पंजाब एनेक्स हुआ है ना। पंजाब एनेक्स हुआ का मतलब एक वॉर के बाद एनेक्स हुआ है। आप एक वॉर में तुरंत हारे हो तो आप कैसे 2-3 साल में फिर से आप कैसे मजबूत हो सकते हो? पंजाब आर्मी को डिसॉल्व कर दिया गया था ना, जो मैंने बताया था। आर्मी को डिसॉल्व कर दिया गया था ना, 15,000 की आर्मी रहेगी, राजा को ब्रिटेन भेज दिया गया। तो कौन करेगा वॉर को? लीड कौन करेगा? खाली नहीं कोई। पॉलिटिकल समझ गए? अगला दूसरा पॉइंट इसी में, एंडिंग मुगल सॉवरेनिटी। एंडिंग मुगल सॉवरेनिटी। इसका मतलब क्या है? अभी भी मुगल्स वर द एक्चुअल एम्परर ऑफ इंडिया। ये सब भारतीय जनता को पता था और सब मानते थे इस बात को कि ब्रिटेन अभी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उनकी नजर में अभी भी मुगल वर द एक्चुअल एम्परर ऑफ इंडिया। और जब डलहौजी 1849 में ये कहता है कि अब आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर मुगल्स हैव टू लीव रेड फोर्ट, ये फैक्ट है। इन 1849, अरे बोलने दीजिए, पहले कंप्लीट कर दीजिए। इन 1849 डलहौजी ordered that after the death of Bahadur Shah Zafar, Mughals have to leave Red Fort. Have to leave Red Fort. ठीक है, रेड फोर्ट क्या है? एक सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी है मुगल्स की। जब डलहौजी ने बात बोली कि अब बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद मुगल्स को अब रेड फोर्ट छोड़ना पड़ेगा, शिफ्ट कहां होना पड़ेगा? कुतुब मीनार में। तो सीधी सी बात, एक मैसेज दिया कि अब मुगल सॉवरेन नहीं है, एक्चुअल पावर इज विद ब्रिटिशर्स। और अगर थोड़ा और बैकग्राउंड में चले जाएं, 1803 में पहली बार ब्रिटेन ने मुगल पर कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया। उससे थोड़ा और पहले चले जाएं तो 1765 से मुगल बादशाह वॉज द पेंशनर ऑफ ब्रिटिशर्स। पेंशन लेना क्वेश्चन पूछा गया, कौन मुगल बादशाह जो था उसने ब्रिटिशर से पेंशन लेने की शुरुआत की थी? शालम सेकंड। ठीक, 1803 में कैप्टन लेक ने दिल्ली को कॉन्कर कर लिया 1803 में। उसके बाद से मुगल बादशाह वो जस्ट नॉमिनल है, केवल सिंबॉलिक हेड है, एक्चुअल पावर जो है वो ब्रिटिशर के पास है। ठीक, उसके बाद एक और लॉर्ड आता है जिसका नाम था लॉर्ड एमहर्स्ट। अब जो फैक्चुअल वाले लोग लिख सकते हैं, लॉर्ड एमहर्स्ट। ये कौन है?
ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिसने मुगल बादशाह से इक्वल लेवल में आके बात की, मतलब सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मतलब अभी तक जब हम मुगल दरबार में जाते थे तो हम ये पूरी एक प्रोटोकॉल बना हुआ था, बादशाह के सामने झुक के सलाम करेंगे, आपको इस ड्रेस में रहना है, ये शब्द बोलना है, जैसे नॉर्मल होता है महामहिम करके बोलते हैं। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल जिसने इस बनी हुई जो प्रोटोकॉल थे उसको तोड़ा और मुगल बादशाह से इक्विवेलेंट लेवल पे आकर बातचीत की क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, अकबर सेकंड से की लॉर्ड एमहर्स्ट ने, ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट ने ये पूछा गया क्वेश्चन, गवर्नर जनरल कौन था। उसके बाद क्या आ रहा है, 1849 जब डलहौजी आता है, वो क्या कहता है, अब ये नॉमिनल वॉमिनल हड़का बवाल भी छोड़ो, हम क्या करेंगे, आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर मुगल्स हैव टू इविक्ट रेड फोर्ट, और रेड फोर्ट वो सॉवरेनिटी का सिंबल था मुगल से। और हद तो तब हो गई जब कैनिंग आता है, कैनिंग 1856 में कहता है मुगल बादशाह का पोस्ट बहादुर शाह जफर के बाद डिसॉल्व कर दिया जाएगा। हाँ, डिसॉल्व कर दिया जाएगा, पोस्ट जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाएगा। प्रिंस रहोगे, बादशाह नहीं रहोगे, बाद में प्रिंस को ही मार देते हैं ना। किसका था ये, कैनिंग का है। बात समझ में? बहादुर शाह जफर, थोड़ी सी और कहानी डिटेल में जाए तो बहादुर शाह जफर अपना सक्सेसर नॉमिनेट भी करता है, फखरुद्दीन करके शादी का नाम था, लेकिन 1856 में फखरुद्दीन की भी डेथ हो जाती है। अब था कि अगला सक्सेसर कौन बनेगा, कैनिंग कहता कोई नहीं बनेगा। इसकी डेथ के बाद अब पोस्ट ही खत्म बादशाह की, अब आप चुपचाप पेंशन लो, अपने घर जाओ। अब ये मैसेज किसके लिए था, इंडियंस के लिए, क्या कि जब आपका अगर एम्परर खत्म हो जाएगा तो अब एक्चुअल एम्परर कौन है आपका, ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश कंपनी। अरे तो आगे आने दीजिए ना, अभी हम आगे तो अभी पहले बैकग्राउंड बना रहे हैं, कहानी की भूमिका समझते हैं ना। अभी केवल भूमिका, पिक्चर अभी स्टार्ट नहीं की, केवल भूमिका बन रही है, अब भूमिका पे हम चल रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। अगला पॉइंट, हाँ, पॉलिटिकल रीजन में थर्ड रीजन जो है पॉलिटिकल में, फॉरेन नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, फॉरेन नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, ये क्या है। देखो मैंने कहा पहले दास तो पहले से थे, अब बस बादशाह चेंज हो रहे हैं। टर्की जब आए, सल्तनत स्टैब्लिश, दास हम तभी बन गए, बाहर की कोई आई रियासत आई, अब स्टैब्लिश हो गई। अब लड़ाइयां केवल ऊपर वाले हिस्से पे हो रही है, लेकिन एक अंतर था, क्या, जब सल्तनत स्टैब्लिश हुई वो भारत की सल्तनत थी, वो तुर्कमेनिस्तान की सल्तनत नहीं है, सल्तनत भारत की है। मुगल जब आ रहे हैं तो मुगल उज्बेक सल्तनत नहीं है, भारत के मुगल से, ब्रिटेन के साथ नहीं था, वो यहां पर भारत उनकी कॉलोनी थी। मेन कहां और मेन हेड कौन है, ब्रिटिशर्स है। तो नेचर कैसा एडमिनिस्ट्रेशन का, फॉरेन है, रूल भी कैसा है, फॉरेन है। तो भैया होगा क्या, हम तो आपने तो हमें सीधे गुलामी बना दिया ना, कि अभी तक तो पुष्कार गुलाम बना रहे, चिंता ना, तो हम हैं यहाँ पे, लेकिन हम यही रह रहे हैं, हम कहीं बाहर के नहीं है। अब देखिए धीरे धीरे इन्होंने कहीं भी, आपको लगेगा कि सल्तनत टाइम पीरियड में कुछ एम्परर्स को छोड़ दिया जाए, उन्होंने भारत का जो कल्चर है उसको चेंज करने की कोशिश की, कुछ एम्परर्स को छोड़ दिया जाए, जिसमें, और जो एम्परर्स कर भी ऐसा रहे उनके अपने पर्सनल रीजन है। फिरोज शाह तुगलक कर रहा है लेकिन उसके अपने रीजन है, वो कन्वर्जन बढ़ा रहा है, भारत के जो कल्चर है उसको भी छेड़छाड़ कर रहा है, बट उसके रीजन है। उसके बाद औरंगजेब ऐसा कर रहा है, शाहजहां ऐसा कर रहा है, शाहजहां ने शुरू की, औरंगजेब ऐसा कर रहा है, औरंगजेब के भी अपने रीजन है, औरंगजेब ने ऐसा क्यों किया, अगर वो फैनेटिक हो रहा है, धर्म को बढ़ावा दे रहा है, उसके अपने रीजन है, ऐसा नहीं वो भी। इसलिए कुछ भी हो, घूम फिर के बाद जिस एक ही था कि जो भी थी अभी तक भारत की सल्तनत है, भारत के मुगल से, इनका नेचर बाहर का, भारत को इन्होंने टोटल गुलाम बना दिया था।
कि बाहर से हम आ रहे हैं, आपको गवर्न कर रहे हैं बाहर से और फिर वापस चले जा रहे हैं। तो इस जो फॉरेन नेचर था इस रूल का, इसने भी भारतीयों के मन में एक प्रकार का सस्पिशन क्रिएट किया कि भैया हम तो टोटल इन्होंने गुलाम बना दिया, ना हमारे कुछ कर रहे, हमें लूट भी रहे और चले भी जा रहे हैं। इसने भी अ सेंस ऑफ रिवॉल्ट या रिबिल जो है, एक जो सेंस होता है, उसको क्रिएट करने का एक रोल प्ले किया। ये सारा है पॉलिटिकल रीजंस व्हिच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1857। अगला लिख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस में पहला पॉइंट लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन established by Britishers, the new administration established by Britishers was faceless, soulless and inhuman। फेसलेस, जिसका कोई चेहरा नहीं था, बाहर से आ रहे ना। सोललेस, कोई दया ही नहीं है। फेसलेस, सोललेस और तीसरा इनह्यूमन, अमानवीयता। फेसलेस, सोललेस एंड इनह्यूमन, मतलब समझे, जो कंपनी आ रही है बाहर से, ब्रिटिशर्स बाहर से आ रहे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इट वाज सोललेस। चूंकि वो हमारे है ही नहीं, इसलिए हमारे पर तुमने एक भी परसेंट दया नहीं, 1% भी दया नहीं, मर्सीलेस है वो। दूसरा फेसलेस, चूंकि एक एलियन पावर है और वो हम पे, हमें पता ही हम किससे एडमिनिस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि वो तो बाहर बैठे हुए हैं ना, वो वहां से डायरेक्शन ले रहे हैं। कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अभी तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, वो तो डायरेक्शन ले रहे हैं और गवर्नर जनरल उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। तो मेन बॉस कौन है तो हमें पता ही नहीं है। ये न्यू एडमिनिस्ट्रेशन और इनह्यूमन, 1% भी हमारे लिए वो अमानुषी है। अब आपको प्लासी के बाद से देखने को मिल रहा है, हमारे प्रति उन्हें दया ही नहीं है। जब बेंटिंग आता है 1830 1829 में, तो बेंटिंग ये स्टेटमेंट कहता है क्या, कि जो बंगाल की जो भूमि है, द लैंड ऑफ बंगाल इज फ्लड विद द बोन्स ऑफ वीवर्स। जो वीवर्स के जो व्हाइट बोन्स होते हैं, उससे पूरी बंगाल की धरती डूब चुकी है। क्या है ये? एक नए एडमिनिस्ट्रेशन का ये इंपैक्ट पड़ रहा था बंगाल में, कि बंगाल की भूमि जो है, बंगाल के वीवर्स के हड्डियों से पूरी तरीके से भर चुकी है। पॉवर्टी आ चुकी है, हम फैमिन्स आ रहे हैं, खाने को नहीं हमारे पास। रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या, लैंड सेटलमेंट एक्ट, यही तो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है ना, जो भी तो मैंने आपको यही तो बता रहा था। अब आपको ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन की तो पार्ट है। जुडिशियल पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन की तो पार्ट है। जुडिशियल पॉलिसी क्या कहती है कि भैया भारतीय जो है वो, उनका जो जजमेंट जो है, जो कौन देगा, वो एक अंग्रेज ही दे सकता है, और एक यूरोपियन के जजमेंट कौन दे सकता है, वो इंडियंस कभी नहीं दे सकते, क्योंकि इंडियंस इस लायक ही नहीं है कि वो किसी यूरोपियन के अगेंस्ट कोई जजमेंट दे सकते हैं। जिसको जब रिपन जब आता है तो उसके अगेंस्ट एक रिवॉल्ट भी होता है। रिपन इस चीज को चेंज करता है, लेकिन इसके खिलाफ रिवॉल्ट हो जाता है। ठीक है, तो पूरे का पूरा सिस्टम ही ऐसा था जिसने भारतीय कोप अप नहीं कर पा रहे थे। इसने रिवॉल्ट को क्रिएट करने का एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, अगला पॉइंट, ब्रिटिश पॉलिसी of excluding Indians, British policy of excluding Indians from important civil and military posts, from important civil and military posts। इसका मतलब क्या है
कि भारतीयों को एंट्री तो दी गई एडमिनिस्ट्रेशन में। कब से? जब 1833 का एक्ट आता है, उसका क्लॉज नंबर 87, उसमें बात कही गई थी कि अब इंडियंस विल आल्सो बी एम्प्लॉयड और किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। क्लॉज बस दिया गया था, इंप्लीमेंट कभी नहीं हुआ। आगे आने तो दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बट इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कैसे? इंडियंस के लिए मिलिट्री की जो सबसे हायर पोस्ट थी वो सूबेदार की थी। दे कांट बी मेड लूटेंट और मेजर। आप सूबेदार मैक्सिमम आपकी भैया है पोस्ट। इसी प्रकार अगर सिविल की पोस्ट में है तो हाईएस्ट पोस्ट अमीर की पोस्ट है। वेजेस में भी डिफरेंसेस है। एक अगर इंडियन अगर सूबेदार है और एक यूरोपियन सूबेदार है, उनके वेजेस में भी डिफरेंस है कि जो इंडियन सूबेदार होगा उसको कम सैलरी दी जाएगी और जो यूरोपियन सूबेदार होगा उसको ज्यादा सैलरी दी जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेशन की बात खत्म करने की 1833 के एक्ट में की गई थी, बट इट वाज नेवर इंप्लीमेंटेड। तो ये भी एक तरीके का क्या था, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ना, आप हमें गवर्न भी कर रहे हो और डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहे हो। तो इसने भी एक रिवॉल्ट का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाए, इकोनॉमिक रीजंस। इकोनॉमिक रीजन, अब इकोनॉमिक रीजन जो मैं सारा बता, सब इकोनॉमिक रीजन है। पहला लिखे ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या समझ में आ गया? इंडिया को क्या मिल रहा है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से? केवल पॉवर्टी मिल रही है, फैमिलीज मिल रहा है, भारत लूटा जा रहा है। भारत को जो इंडिजिनस इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से डिसेबल्ड हो रही है, खराब हो रही है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ रहा है। एक बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कर्नल सुलेमान शायद नाम है, नाम मिस कर रहा हूं, उसका स्टेटमेंट, मद्रास प्रेसिडेंसी का वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो था उसका हेड है, वो कहता क्या है, हमारा जो सिस्टम है कैसे काम करता है, एज अ सोप, स्पंज की तरह काम करता है। स्पंज कैसा कि भारत की जो गंगा रिवर से सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को हम सक कर लेते हैं और कहां गिराते हैं? थेम्स रिवर पे। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ को कह लीजिए बताने का सबसे आसान तरीका है। सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को क्या कर रहे कहते हैं, गंगा रिवर से हमने सोक किया और कहां गिराया? थेम्स में। ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक, तो भारत धीरे धीरे पुअर हो चुका था या पूरे तरीके से पुअर हो चुका था। किसका रिजल्ट क्या था? इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने बताया, जो इंडिजिनस इंडस्ट्री थी इट वाज टोटली ब्रोक डाउन, पूरी तरीके से टूट चुकी थी। और भारत जो कभी इतना दुनिया का सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में था, अब इट वाज जस्ट कन्वर्टेड इनटू अ मियर इंपोर्टर। अब वो किसका इंपोर्टर भी कैसा, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के जो कमोडिटीज था उनको खरीदने का बस एक स्थान बन चुका था। वो प्रोड्यूस करते थे, हम उनकी सामान खरीदते थे, हमें अपनी इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी थी पूरी तरीके से। इसने किया क्या? अब देखिए, जो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट जिन लोगों ने किया था उनमें यही लोग इंपॉर्टेंट है, या तो सोल्जर्स थे या कॉमन पीपल्स थे, या वो लोग थे जिनकी जमींदारी या जिनका स्टेट उनसे छीन चुका था। बस एजुकेटेड लोगों ने रिवॉल्ट नहीं किया था। मैकॉले अपने जो पॉलिसी स्टैब्लिश किया था उसमें सफल था। एजुकेटेड लोगों ने रिवॉल्ट नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो न्यूट्रल थे। अगर उस समय ही अगर ये जाग जाते तो उस समय ब्रिटेन वापस हो जाता, लेकिन वो उस समय न्यूट्रल, क्योंकि उनको अभी तक लगने लगा था कि वो उस फिलॉसफी में आ चुके थे कि ब्रिटेन हमारे सभ्य बनाने यहां पे आया है। वो फिलॉसफी का वो शिकार बन चुके थे, विक्टिम बन चुके थे। जब हम जागे हैं, जब एक्सट्रीमिस्ट आए, तब हमने ये सोचना शुरू किया ब्रिटेन हमें सभ्य नहीं बनाने आया, ब्रिटेन हमें दासी बनाने आया था और यही करना चाह रहा है, बनाए रखना चाहता है। जिस दिन हम जाग गए 20 साल लगा उसको बताने में। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भारत को पुअर किया, जिसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिवॉल्ट में 1857 के। अगला पॉइंट,
ऑपरेसिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ऑपरेसिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, बताने की जरूरत कुछ, इतनी डिटेल में हो गया, कोई जरूरत नहीं। चलिए ऑपरेसिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैक्चुअल उससे नजरिए से, इनाम कमीशन, छोटा सा हेडिंग, इनाम कमीशन, इनाम कमीशन। हाँ हाँ इसमें ये भी इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है ब्रिटेन की। इनाम कमीशन क्या है? इट वॉज स्टैब्लिश लिखी, इट वॉज स्टैब्लिश इन 1852, 1852, where the landlords और जमींदार, where landlord और जमींदार were asked to produce, were asked to produce the title of their land, to produce the title of their land। बात समझे? अब आप एक जमींदार से कहोगे कि कागज ला के दिखाओ कि आप इस भूमि के मालिक हो, वो दिखा पाएगा? अरे भैया जिस समय जमींदार बना था उसको वो कागज से थोड़ी ना जमींदार बना था, वो तो उसके पिता जिसके जमींदार थे इसलिए वो जमींदार है, और कोई कागज नहीं था। ये तो हेरिडिटरी सिस्टम था, पहले से चला रहा था, वो अभी फॉलो कर रहे थे। अब उनसे कहा गया भैया अपनी टाइटल डीड शो करो, अगर फेल हो जाओगे तो आपके सारे आपकी जो जमीनें हैं हम जब्त कर लेंगे। इस वजह से लगभग लगभग 20,000 जमींदारी जो थी उसको कॉन्फिस्केट कर लिया गया या उसको एनेक्स कर लिया गया। अब भैया होगा क्या? आप किसी जमींदार की जमींदारी ले लोगे, एक ही बचेगा रास्ता, रिवॉल्ट करना। इन्हीं लोग ने रिवॉल्ट किया। कहां तक लिख लिए? दे वर आस्क्ड टू, द इम्पैक्ट ऑफ दिस वॉज, the impact of this was that about 20,000 states, स्टेट मतलब वो वाला स्टेट, रियासतों वाला, 20,000 states were confiscated, confiscated, confiscated। अब क्या होगा जब 20,000, बता दो उनको क्या था। 20,000 states was confiscated। इनाम कमीशन पूछा गया है कहां पे स्टैब्लिश हुआ था? बॉम्बे में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जो बाद में इसको अवध रीजन में भी लागू किया गया था। इनाम कमीशन बेसिकली वॉज स्टैब्लिश इन बॉम्बे, बट जब इसको अवध रीजन में लागू किया गया तो अवध के तालुकेदारों से बोला गया कि भैया शो करो आप इस लैंड की जमीनें आपकी हैं। ये भी बेचारे फेल हो गए, इनकी जमीनें भी हड़प ली गई। तब इसीलिए जब सबसे ज्यादा जिन जिन क्षेत्रों में जमींदारों ने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था वो अवध के तालुकदार थे। तालुकदार समझ रहे हैं ना? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं जमींदारों के, कहीं तालुकदार कह देते, कहीं लंबरदार कह देते, कहीं जमींदार कह देते हैं, तो नाम है एक ही जमींदार पोस्ट के। तो इन्हीं तालुकदारों ने सबसे रिवॉल्ट में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। अगला पॉइंट, हाई टैक्स लो सैलरी, हाई टैक्स लो सैलरी मतलब जितने भी इंडियंस थे उन पर टैक्स तो उन पर लगाया गया, सैलरी थी नहीं। इस वजह से भी क्या हुआ? ऐसा होगा सीधी बात, तो पॉवर्टी आएगी। पॉवर्टी का रीजन क्या बनेगा? रिवॉल्ट का। भैया पार्टिसिपेट करो, रिवॉल्ट करो, नहीं तो ये हमें बिल्कुल खत्म कर देंगे। अगला लिख लीजिए, अगली हेडिंग डालिए, सोशल एंड रिलीजियस इश्यूज। अगली हेडिंग, सोशल एंड रिलीजियस, एक एक करके पढ़ लिया ना,
राजनीतिक, प्रशासनिक, अब इसके बाद आर्थिक, अब हम आ जा रहे हैं सामाजिक और धार्मिक में। सोशल एंड रिलीजियस इश्यूज, पहला पॉइंट लिखिए, पॉलिसी ऑफ सोशल इंटरफेरेंस, पॉलिसी ऑफ सोशल इंटरफेरेंस was seen as a interference and disruption of Indian society, was seen as a interference and disruption of Indian society. हाँ समझे कि जब सोशल इंटरफेरेंस हो रहा है तो सोसाइटी को क्या लगा, भैया ये हमारी सोसाइटी को खत्म कर देना चाहते हैं, इस वजह से सोशल इंटरफेरेंस हो रहे हैं। क्या क्या सोशल इंटरफेरेंस हो रहे हैं, कुछ पॉइंट यही लिख लीजिए, क्या क्या हुए बोलिए। इन्फेंटिसाइड और ईसाई मिशनरीज का रोल। चलिए कुछ पॉइंट लिख लीजिए पहले। इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन एक्ट, इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन एक्ट 1795 एंड 1804, ये दो रेगुलेशन एक्ट आया था बंगाल में, 95 एंड 1804, दो रेगुलेशन एक्ट आया जो इन्फेंटिसाइड, शिशुवध जो हो रहे हैं बेसिकली फीमेल्स को, उनको रोकने के लिए 1795 एंड 1804 दो रेगुलेशन एक्ट आए। अगला सती प्रोहिबिशन एक्ट 1829। तो आप कुछ देखो होता क्या, कुछ चीजें उन्होंने अच्छाई के लिए लिखी है ना, आओगे तो कुछ चीजें उन्होंने, सती में उनका स्वार्थ नहीं है, सती में भी स्वार्थ इस सेंस में है कि वो शो करना चाह रहे हैं ना कि हम आपके सोसाइटी की इविल प्रैक्टिसेस को बैन कर रहे हैं। तो जो उस समय का जागरूक वर्ग था उनको लगने लगे तुम्हारे माई बाप हमारी सोसाइटी को सुधारने हैं। राजा राममोहन राय ने सपोर्ट किया ना सती सिस्टम को, अपोज किया था ना, उनके अपोज को लॉ किसने बनाया, बैंटिंग ने बनाया। तो हुआ क्या, तो जो सोसाइटी का जागरूक वर्ग है उनके सपोर्ट लेने के लिए इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अब उसके बाद अभी और भी आगे सती प्रोहिबिशन एक्ट 1829, रेगुलेशन कौन सा है, हाँ क्लॉज कौन सा है इसमें, क्लॉज 17, क्लॉज 17। स्लेवरी एक्ट बताओ 1843, 1843 क्लॉज 5, क्लॉज 5। विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट, इट वॉज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी, लिख लो यहीं पे, इट वॉज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी बट वॉज इनैक्टेड बाय लॉर्ड कैनिंग। दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होता है। It was drafted by Lord Dalhousie, but it was enacted by Lord Canning. Lord Canning. इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। अब आइए 1857 से उसके बाद भी कर रहे हैं लेक्स लोकी एक्ट। कौन सा ईयर, विडो रीमैरिज का 1856, 1856 क्लॉज 15, ये लिख लो क्लॉज 15। स्लेवरी एक्ट जो है 1843 क्लॉज 5, 1856 जो है वो विडो रीमैरिज एक्ट क्लॉज 15। हाँ
सती 1829 क्लॉज 17। अब लिखिए लक्स लोकी एक्ट, देख लो भैया, लक्स लोकी एक्ट 1850 लिख लो, लक्स लोकी एक्ट 1850। अब ये भैया एक्ट लाना क्यों पड़ा? इस एक्ट को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंडियन नॉर्म्स ये कहते थे, उस समय के सोसाइटल नॉर्म्स ये कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति अगर धर्म को चेंज कर देता है तो उसकी प्रॉपर्टी का जो इनहेरिट राइट होता है वो खत्म हो जाएगा। मान लीजिए मैं अगर हिंदू हूं, मैं अगर क्रिश्चियनिटी को अगर अडॉप्ट कर लूंगा तो मेरी जो प्रॉपर्टी राइट मुझे अपने पिताजी से मिल रही है वही खत्म। ये एक्ट इसीलिए लाया था। लिखिए अगला पॉइंट, दिस एक्ट was enacted to remove the disability due to change in religion, to remove the disability to inherit the property due to change in religion। बात समझ में? भैया डिसेबिलिटी जो आ रही है हम रिलीजन चेंज करने पर, कैसे डिसेबिलिटी है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी जो इनहेरिट हो रही थी आपको नहीं मिलेगी, उसको बैन कर दिया गया। मतलब रिलीजन कन्वर्जन को बढ़ावा देने का ये तरीका था। इसीलिए इंडियंस को लगा भैया ये एक्ट जो है हमारे सोसाइटी में इंटरफेयर कर रहा है, इसके खिलाफ भी एक रोष उत्पन्न हुआ। और अगला, रोल ऑफ मिशनरीज, रोल ऑफ मिशनरीज। मिशनरीज को कब दिया गया इंडिया में जगह? अंडर विच एक्ट मिशनरीज वर अलाउड टू इंटर इन इंडिया? कौन सा चार्टर? चार्टर एक्ट 1830। इस एक्ट जो नहीं लिखे वो लिख लो। अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1830 मिशनरीज वर अलाउड to exercise their practices in India, to exercise their practices in India. This missionaries took every possible step to abuse Hindu as well as Muslim religion. Took every step to abuse Hindu as well as Muslim religion. अब इसमें क्या, हिंदुओं को बोला मूर्ति पूजा करते हैं, ये आइडल वर्शिप को किया। इस्लाम में जो उनकी प्रथाएं थी उनको लेकर उसने अब्यूज किया कि तुम लोग अभी बहुत पिछड़े लोग हो। इसने क्या किया, इसने इन दोनों रिलीजन को एक मैसेज दिया कि भैया इन लोगों का काम यही है रिलीजन कन्वर्जन को बढ़ावा देना। इसीलिए इन लोगों को धीरे धीरे, मतलब इन लोग एक एंटी, उनको क्या लगा सोसाइटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, इसलिए एक माहौल बना रिवॉल्ट का। और एक सबसे आसान है तो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, अगला लिख लीजिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन practiced by Britishers, अगला पॉइंट है ये। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि उनको ये कहना था कि दे आर ऑफ सुपीरियर रेस और इंडियंस आर ऑफ इंफीरियर रेस। डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड एट एनी पब्लिक प्लेसेस। अब उनका क्या है, कुत्ते और भारतीय इनको पब्लिक प्लेसेस पे जाना अलाउ नहीं है क्योंकि तुम उस लायक नहीं। तो एक मैसेज क्या इंडियंस पे कि लूट भी हम ही को रहे हो,
पैसा भी हमसे ले रहे हो, आए हमें लूटने थे, ऊपर हमें इंफीरियर भी बता रहे हो। मैसेज क्या नहीं, यही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है कि वो अपने आप को पहले से सुपीरियर रेस बना क्या है, व्हाइट मैन बर्डन। कॉन्सेप्ट यही है कि हमारा क्या है, व्हाइट मैन का ये बर्डन है। व्हाइट मैन कौन, यूरोपियंस, उनका ये बर्डन है कि वी आर सिविलाइज्ड बिफोर यू, हम आपसे पहले सिविलाइज हो चुके हैं, इसलिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नाउ वी विल सिविलाइज यू। ये इसी मिशन कहने के लिए इसी मिशन पर है। तो जी आपका आंसर तो यही है, बताना भी तो था कि भैया हम सिविलाइज हो चुके हैं, हम आपको सिविलाइज कर रहे हैं, आप तो केवल सती तक जितनी सोसाइटी में इविल्स है आप तो चले हम उनको खत्म कर रहे हैं। इसीलिए जो एजुकेटेड क्लास था, जो पढ़ा लिखा तबका था, उसने सपोर्ट किया ब्रिटिश को शुरुआत में, इसीलिए कुछ चीजें इन्होंने की। और जब इनको बाद में लगा ऐसा, इसके खिलाफ रिवॉल्ट हुआ है, तो 1858 में ये बात तय कर दी गई कि अब इंडिया की सोसाइटी में इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, सोसाइटी में कल्चर में इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनको लग चुका था कि हम तो भैया यहाँ अपनी सुपीरियरिटी शो करने आए थे कि हम ऐसा था, बट इंडिया से रिवॉल्ट कर दिया। उस एक्ट में मेंशन था कि अब से भारत की सोसाइटी में इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। हुआ भी है तो केवल 2 जगह, कहां कहां, 1856 के बाद भी कुछ एक्ट आते हैं तो सोशल डोमेन में 2 एक्ट आते हैं बस, इन्होंने 2 जगह काम किया। हाँ उस रिफॉर्म में ना, सोसाइटी में एज ऑफ कंसेंट है, लड़का और लड़की की विवाह जो है उसकी एक एज डिसाइड कर दी गई। ये इंटरफेरेंस है जिसको लेकर बाल गंगाधर तिलक ने बहुत जबरदस्त तरीके से उनका विरोध किया। बोला ठीक है ये प्रैक्टिस इविल है, बट इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, फॉर दिस वी आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि सोसाइटी का कल्चर हमारा है, डिसीजन हम लेंगे। इसीलिए जब 1891 में एक्ट आता है, बाल गंगाधर तिलक उस समय एक्टिव हो चुके थे इंडियन पॉलिटिक्स में, और इन्होंने खूब बढ़ चढ़कर विरोध किया। 1891 के बाद इन्होंने विरोध इस चीज का बहुत किया, बोले ठीक है कि गलत है ये, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबल है, आप हमें नहीं बताएंगे, हमारी सोसाइटी में आपको इंटरफेरेंस करने का कोई अधिकार नहीं है। और उसके बाद अंग्रेजों ने कहा छोड़ो, ये भी छोड़ो, जैसे रहना जियो मरो, उनके कोई लेना देना नहीं है, कोई इसके बाद सोसाइटी में कोई भी एक्ट नहीं आया शादी वाले एज को छोड़ के। ठीक है, अगला पॉइंट तो 2 आता है, एक नेटिव मैरिज एक्ट आता है 1870 के टाइम, 1872 के टाइम, और दूसरा आया है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। अब आगे अगला पॉइंट, मिलिट्री रीजन, सैनिक कारण। तो अगर वैसे देखा जाए तो इंडिया में वीमेन एजुकेशन पे सबसे पहले काम मिशनरीज ने किया है। इंडिया जो अपनी सोसाइटी थी उन्होंने कभी भी वीमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की ही नहीं। सबसे पहले मिशनरीज जो आई है उन्होंने वीमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की बातें की हैं। रीजन वही, क्योंकि आपकी सोसाइटी जो इविल प्रैक्टिसेस है उसी को खत्म करना था। बाद में आकर राजा राममोहन राय सोशल रिफॉर्मर थे, इन लोगों ने भी वीमेन्स के एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की, लेकिन मैंने जिस क्लास में बोला था एक लिमिट तक। पैट्रियार्की अभी भी सोसाइटी में मजबूती से स्टैब्लिश थी, और सोसाइटी के जो स्टैब्लिश नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके सामने जो बड़ा चैलेंज था वो इंडिपेंडेंस प्राप्त करना था, ना कि सोशल रिफॉर्म करना। इसीलिए जब गांधी जी आते हैं तो वो इसमें चेंज लाने की कोशिश करते हैं। अभी तक वुमेन एजुकेशन को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, और वुमेन को हमेशा पुरुषों के पीछे रखा गया सपोर्टिंग रोल में। गांधी जब आते हैं वो वुमेन को प्रमोट करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि अगर इंडियन सोसाइटी का अगर हाफ पार्ट अगर डिसेबल्ड है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, हम इंडिपेंडेंस लेंगे तो कैसे लेंगे। इसीलिए गांधी के बाद ही वीमेन्स का पार्टिसिपेशन इंडियन इंडिपेंडेंस में बढ़ चढ़ के हुआ। उससे पहले कोई भी इंडियन सोसाइटी के एस्टैब्लिश नॉर्म पैट्रियार्की के अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहा था।
क्योंकि सोचिए आज से 200 साल पहले, आज पैट्रियार्की सोसाइटी में 200 साल पहले क्या स्थिति होगी? सोसाइटी पैट्रियार्की है ना, है ना? हम मानते भी हैं लेकिन खत्म भी नहीं करना चाहते। लेकिन अब आप सोचिए 200 साल पहले क्या होगा, कि जहां विमेन के पास कोई एजुकेशन नहीं, ना कोई राइट है, हर चीज में पुरुष आगे है, इन्फेंटिसाइड जैसी चीजें हो गई, सती जैसी चीजें हो रही है। एक्ट 1829 में आ चुका था, लेकिन सती की प्रैक्टिस तभी भी हो रही है। 1987 में फिर से एक्ट लाना पड़ा, सती प्रोहिबिशन एक्ट फिर से आया है। मतलब सती प्रैक्टिस में हो रही है, धीरे धीरे हर जगह हो रही है। तो मतलब अभी भी जो सोसाइटी की स्टैब्लिश नॉर्म्स हैं, उसके अगेंस्ट कोई नहीं जाना चाह रहा है। इसीलिए विमेन एजुकेशन भी उसी नॉर्म्स में, कि विमेन का काम क्या है, रोटी पकाना, पढ़ाई काम नहीं है। इसीलिए विमेन एजुकेशन की बात नहीं। और जब गवर्नमेंट इंडिया डेमोक्रेसी जब आई, तब विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया गया, क्योंकि लगा कि अगर इंडिया को ग्रोथ करना है तो विमेन्स को आगे आना होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ठीक है, तभी इंपावरमेंट की बात हुई। आगे मिलिट्री ग्रीवेंसेस या मिलिट्री रीजंस लिख लीजिए। मिलिट्री ग्रीवेंसेस या मिलिट्री रीजंस। पहला लिखिए, एनेक्सेशन ऑफ अवध, annexation of Awadh on malicious and suspicious context created a sense of unsatisfaction in Indian army, इन इंडियंस, क्या आर्मी मत लिखिए, इन इंडियंस। मैंने अवध का नाम क्यों लिया? क्योंकि उस समय ब्रिटिश आर्मी का 3/4 पार्ट जो है इंडियंस का, वो अवध ही सप्लाई करता है। अवध में भी कौन? जो अवध का ऊपरी कास्ट है, ब्राह्मणी का क्षत्रिय। अवध का जो ऊपरी कास्ट था वो ही आर्मी सप्लाई कर रहा है, मतलब वही आर्मी पार्टिसिपेट करा ब्रिटेन की। अब जब अवध का एनेक्सेशन हुआ तो एक मैसेज गया, क्योंकि जितने भी सोल्जर्स थे बेसिकली क्या है, फार्मर्स तो है ना ये, और अवध की कहीं ना कहीं अवध से जुड़े हुए। जब अवध का एनेक्सेशन में एक मैसेज गया कि ये गलत हुआ, कि हम जिस गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं वो हमारे ही मदरलैंड को हमसे छीन रहा है। ये एक सेंस ऑफ अनसेटिस्फैक्शन आया अवध के ट्रूप्स में। और देखिए इसीलिए जितना पार्टिसिपेशन हुआ है इसी लैंड में होना शुरू हुआ है। मेरठ से तो शुरू हुआ ना, पहला मेरठ से तो हुआ ना ये रीजन। मंगल पांडे भी अपना बलिया का ही था, इसी क्षेत्र का, शुरुआत यही से हो रही है। ठीक, तो यही सब रीजन थे कि इसने एक सेंस ऑफ अनसेटिस्फैक्शन क्रिएट किया आर्मी में। अगला पॉइंट, मिलिट्री ग्रीवेंसेस ऑफ नेटिव सिपॉय, ग्रीवेंसेस ऑफ नेटिव सिपॉय, सिपॉय मतलब सिपाही। ये ग्रीवेंसेस क्या थे? कई सारे ग्रीवेंसेस थे। पहला ग्रीवेंस क्या था, इनको डबल भत्ता दिया जाता था, डबल अलाउंसेस। डबल अलाउंसेस कब? कि जब कभी भी एक आर्मी अपने टेरिटरी से बाहर जाकर अगर सर्विस प्रोवाइड करती थी तो उनको डबल अलाउंस दिया जाता था, वो देना बंद कर दिया गया। 1843 में जब सिंध पर अटैक किया गया था तब से ही ग्रीवेंसेस जो डबल भत्ता था देना बंद कर दिया गया। इससे एक रोष उत्पन्न हुआ, भैया पहले तो आपने कहा था अच्छा कर सकते हो, बाद आपने देना क्यों बंद कर दिया? पहला, लिखते रहे। दूसरा क्या है, लिखो, जो इंडियन जो रिलीजन्स है, बेसिकली हिंदू रिलीजन में सी को क्रॉस करना एक इल प्रैक्टिस माना जाता था रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में। भारतीय धर्म में या कहीं हिंदू धर्म में समुद्र को क्रॉस करने से क्या होता था, माना जाता था धर्म को आप वॉयलेट कर रहे हो और आपको धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, इनको अब भारतीय या कहिए हिंदू सोल्जर्स को अब बाहर भेजा जा रहा है, समुद्रों के बाहर भेजा जा रहा है। हाँ?
मानना है मानिए, मतलब सोसाइटी क्या है, सोसाइटी जितने रिजिड हो जाती है तो ये सब प्रैक्टिसेस ज्यादा, चोल क्या है, इंपीरियलिस्टिक सोसाइटी है ना, उनको धर्म से क्या लेना देना। प्रैक्टिस किसकी कर रहे हैं, शिवा की कर रहे हैं। जो भी सोसाइटी दो वैष्णव और जो शिवा की प्रैक्टिस कर रहा है, देखिए हमेशा इंपीरियलिस्टिक को फॉलो कर रहे हैं। दो, कहीं भी कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, वो आप गुप्ता का उठा लेंगे, किसकी प्रैक्टिस करते हैं वो, चक्रवर्ती की, चक्रधर की, वैष्णव रिलीजन। जब जो शैवाइट को प्रैक्टिस कर रहा है वो इंपीरियलिस्टिक है, और जो बुद्ध को प्रैक्टिस कर रहा है वो कुछ है नहीं, मतलब अहिंसावादी है। तो जो रिलीजन आपको इस तरीके से इम्पैक्ट आप पे डालता है, इंडियन पहले से ही, जो भारतीय लॉ बुक थी बेसिकली बौद्धायन सूत्र, उसमें मेंशन था कि जो भी समुद्र को पार करेगा भैया इल प्रैक्टिस मानी गई। जब अल बेरूनी आता है, कब आया, अल बेरूनी कब आया, बड़ी बुरी स्थिति है। अगर मैं अल मसूदी बोल लेता, इब्न खुर्दब बोल देता, समझ में आ सकता है, चलो टेढ़े मेढ़े नाम है, कम यूज होते हैं। अल मसूदी, अल बेरूनी का नाम तो बहुत बार यूज होता है। हाँ, कब कब, अल बेरूनी विजयनगर आया। 1017 में जो ये आपका अल बेरूनी है वो भारत आ चुका है, 1017 में, 1017 में गजनी के साथ ही आया था ये। बेसिकली खीवा का रहने वाला था। जब मोहम्मद गजनी ने जब खीवा पर अटैक किया तो अल बरेनी को उठा ला था, इतना ज्यादा उससे प्रभावित होता, बोला तुम मेरे साथ चलो। अबू रेहान नाम था, बाद में उसको अब अल बेरूनी नाम दे दिया गया, और उसको इंडिया के मिडाइवल हिस्ट्री का मिरर कहा जाता है। उसने इंडियन सोसाइटी के बारे में अपनी बुक का नाम बता देना प्रभु, किताबुल हिंद में मेंशन किया है। किताबुल हिंद में अल बरेनी मेंशन करता है कि भारतीयों को, ये भारतीय जो है समुद्र को पार करना अपने धर्म के विरुद्ध मानते हैं, ये अल बरेनी ने ही मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें यहां इस समय थी कि सोसाइटी, जो भी धर्म पार कर रहा है, सोसाइटी समुद्र को पार कर रहा है, वो एक इल प्रैक्टिस है अगेंस्ट रिलीजन। और सिपॉइस को कुछ जो रिलीजियस सिंबल होते हैं, लाइक टीका, ये लगने पे भी बैन कर किया जा रहा था। उनका कहना था भैया ये धार्मिक सिंबल जो कुंडल और टीका लगाना, ये आर्मी में नहीं चलेगा, आर्मी में कोई पर्टिकुलर एक प्रोटोकॉल होता है, सबको फॉलो करना है। इनको क्या लगा, ये तुम्हारे धर्म के विरोध में जा रहे हैं। इस सब ने, इसके खिलाफ 1857 से पहले भी छोटे छोटे रिवॉल्ट हुए हैं, आर्मी के रिवॉल्ट हुए हैं, ठीक है, लेकिन इन तब ने क्या एक सेंस ऑफ अनसेटिस्फैक्शन क्रिएट किया आर्मी में। अब इस, अगर कहा जाए कि जो जो सिपॉयस के ग्रीवेंसेस थे उसको लेके कुछ रिवॉल्ट हुए 1857 से पहले भी, लिख लीजिए एक साथ। पहला सिपॉय रिवॉल्ट कब हुआ है, व्हाइट रिवॉल्ट जो हुआ है वो अगेंस्ट ब्रिटेन की आर्मी ने ब्रिटेन के खिलाफ ही किया, इंडिया से कोई पार्टिसिपेशन नहीं था उसमें। पहला जो रिवॉल्ट हुआ है वो बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पीरियड में हुआ है। देखिए पहला 1764, 1764 जिसमें बंगाल की, आ रही है 15 मिनट और पढ़ा दें। उसमें एक अधिकारी आ रहे हैं समाचार लेने, अंग्रेजी के राइट हैंड में भाग जाएंगे, तो राह बहुत खड़ा रहेंगे। पढ़ो तो चलिए, हम कहां पे थे, हम कहां पे थे, हाँ पहले 1764 ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, a small group of, a small group of company army
टुक साइड ऑफ मीर कासिम, टुक साइड ऑफ मीर कासिम। कंपनी आर्मी का मतलब ये समझ लीजिए कंपनी अपनी आर्मी वहां से लेके नहीं आई थी, यही के लोग थे। जब कंपनी और मीर कासिम बीच लड़ाई हो रही थी तो कंपनी की तरफ किसकी आर्मी है? बेसिकली बंगाल की आर्मी है, जो बंगाल का नवाब मीर जाफर जो बन चुका उसी की आर्मी थी। मीर कासिम को इसी समय सपोर्ट कुछ एक छोटी सी गुट ने सपोर्ट कर दिया था। तो पहला कंपनी का रिवॉल्ट देखा जाए तो उसी समय ट्रूप्स का रिवॉल्ट देखा जाए तो बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पीरियड ही नहीं हुआ पहला। अगला लिखिए इसके बाद कब हुआ? 1806 वेल्लोर, रिवॉल्ट इन वेल्लोर इंस्टीट्यूट है जो है टेक्नोलॉजी। अब वेल्लोर नहीं आप पता, इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट आता है वेल्लोर। जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको वेल्लोर का नाम पता होगा। चलो जो 12th मैथ्स है उनको भी नाम पता होगा, VIT। हाँ चलो वेल्लोर 1806। ये रिवॉल्ट क्यों हुआ था? ये रिवॉल्ट भी इसलिए हुआ था कि कंपनी के जो आर्मी थी उनको उनके रिलीजियस सिंबल लाइक टीका एंड कुंडल लगाने से बैन कर दिया गया। टीका एंड कुंडल लगाने से बैन कर दिया गया, इसीलिए ट्रूप्स ने इनके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। इसको रिवॉल्ट ऑफ वेल्लोर बोला जाता है 1806। उसके बाद 1824 47 लिखिए, बटालियन का नाम भी पूछा गया। 47 नेटिव इन्फेंट्री NI 1824। 47th नेटिव इन्फेंट्री एट बैरकपुर, रिवॉल्टेड अगेंस्ट कंपनी। उसका लिखिए 1844 64th NI नेटिव इन्फेंट्री। 64th NI नेटिव इन्फेंट्री मतलब जो यहां के लोगों से बनी हुई इन्फेंट्री थी उसको नेटिव इन्फेंट्री नेमिंग दिया गया था। 64th इन्फेंट्री एट फिरोजपुर रिवॉल्टेड अगेंस्ट कंपनी। और इसके बाद अब हो रहा है 1857 का रिवॉल्ट। ठीक है, इसके बाद अब देखिए अगर बोले तो 1824 वाला क्यों हुआ था? उस टाइम पीरियड में इंडो बर्मिस वॉर चल रहा था। उस बर्मिस वॉर के लिए अब चूंकि ये लोग जाना नहीं चाह रहे थे एक एलियन लैंड पे बाहर डबल भत्ते वाले के कारण, इसलिए उन लोगों ने जाने से मना कर दिया। 1844 में क्या हुआ है? एंग्लो पंजाब वॉर चल रहा था। उस समय एक छोटी सी टुकड़ी ने इनके खिलाफ फिरोजपुर में रिवॉल्ट कर दिया और 1857 सबको पता रिवॉल्ट हुआ। इसके अलावा कुछ और पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जिसके कारण ये रिवॉल्ट वाली थी। अगला जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, नाम लिख लीजिए जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 और एक और एक्ट आया है लिखिए पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। एक और एक्ट लिख लीजिए पहले, बाद में समझा रहा हूं मैं। दूसरा है पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। ठीक है, अब ये क्या है? जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आया है कैनिंग के टाइम पे। अब भैया अब इन लोग के खुराफात से परेशान हो के एक्चुअल में डलहौजी से पहले बोल गया। डलहौजी क्या कि कंपनी ने
ये कंपनी की आर्मी में इस समय इनडिसिप्लिन जो है वो अपने चरम पे पहुंच गया है। डलहौजी इस बात को पता था, क्योंकि रिवॉल्ट सब हो रहा है, वो देख रहा है ना कि कंपनी की अब जो रिवॉल्ट धीरे धीरे चल रहा था जो ट्रूप्स में, अब वो इनडिसिप्लिन, कंपनी इनडिसिप्लिन है ना, अब अपने जेनिथ में पहुंच चुका है। इसीलिए जब कैनिंग आता है तो वो एक काम करता है कि जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लाता है। इस एक्ट में क्या तय किया गया था, जो भी सोल्जर्स या सिपाही हु आर registered according to this act, they have to follow all the rule, जो they have to follow all the services जो उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे करने के लिए। लाइक समुद्र के पार अगर आपको कह दिया कि आपको जाना तो आपको जाना, बिना ही कर सकते। एक काम करो कि इसमें अपना रजिस्ट्रेशन ही मत कराना इस एक्ट के तहत। जितने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया, यू हैव टू ओबे ऑल द नॉर्म्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, मतलब कि जो भी, लिख लीजिए, ऑल द सोल्जर्स और या ऑल द सिपाहीज हु वर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के अंदर, हु वर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट हैव टू फॉलो ऑल द नॉर्म्स regarding their services, all the norms regarding their services issued by, इस समय तो कंपनी है ना, issued by कंपनी, issued by कंपनी, मतलब अब आप डिनाई नहीं कर सकते हो, यू हैव टू ओबे, या रजिस्ट्रेशन कराओ ही मत। ठीक है, तो क्या है, सीधे सीधे उनको टारगेट किया गया ना कि अगर या तो कराओ मत, नौकरी छोड़ दो। अगर नौकरी कर रहे हो तो जो भी नॉर्म्स हम बना के देंगे आपको फॉलो करना है। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। अगला पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, ये क्या है, अभी तक सिपाहीज को ये छूट दी गई थी, प्रिविलेज था उनके पास कि वो अपने जो पोस्ट है उसको फ्री में कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। इसके इस एक्ट के बाद उनको पैसे, 2 पैसे उन पे लागू कर दिया, आपको देने देंगे, चार्ज कर दिया गया 2 पैसे। सिपाही को लगा ये तो उनके एक हम सर्विस दे रहे हैं, ये हमारे प्रिविलेजेस के खिलाफ जा रहा है, ये भी ग्रीवेंसेस बन जाएंगे कंपनी के। समझे ना बात, कि अभी तक क्या है, उनको पोस्ट जो उनके लेटर्स हैं उनको फ्री मूवमेंट का उनको क्या था, उनको चार्ज नहीं देना था। बात समझ में आई? नहीं, फिक्स आपको चार्ज देना ही नहीं है, पहले आपको चार्ज ही नहीं देना है, अब उसके बाद आपको चार्ज देना है। बेसिकली माना गया 2 पैसे आपको ड्यू, आप पे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, लिख लो इसे। बिफोर दिस एक्ट, चलो लिखो, बिफोर दिस एक्ट सिपाहीज वर हैविंग प्रिविलेज, सिपाहीज वर हैविंग प्रिविलेज, सिपाहीज वर हैविंग प्रिविलेज of not paying any charge, for not paying any charge for their posts, for their posts, post मतलब लेटर वाला। but after this act this privilege was taken away, this privilege was taken away and their posts were also charged, their posts were also charged। क्या? हाँ, पोस्टल, वही पैसा तो सिर्फ पोस्टल का ले रहे हैं ना, वो लेटर का पैसा थोड़ी ना ले रहा, पोस्टल का पैसा ले रहे। हाँ, चलिए अगला आ जाइए। अब जो इमीडिएट रीजन बना, इमीडिएट रीजन, अगला पॉइंट, इमीडिएट रीजन। ब्रिटिश का उनके टुवर्ड्स बिहेवियर कैसा, जो आर्मी जाती है इंडियन नेवी वाले, तो सबसे बड़ी बात तो यही है ना,
आपको आपकी सर्विसेज से पहले डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो बिहेवियर आप देख लीजिए ना। बेसिकली आपको जो क्वेश्चन है ज्यादा अच्छा तब बनेगा ना जब आप बाद में आएंगे, 90s टाइम में आएंगे। जो बाद में जो रिवॉल्ट हुआ है, नहीं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा हमेशा, रेटिंग्स बोला जाता था ना इनको, रेटिंग्स। जब बाद में जब नेवल रिवॉल्ट होता है 1946 का, उसमें यही मुद्दा बना है कि भाई अब सर्विस तो हम प्रॉपर पे कर रहे हैं ना, आप हमें खाना अच्छा देते हो ना, सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन है, हर चीज में डिस्क्रिमिनेशन है, तो हम आपको सर्विस क्यों प्रोवाइड करें? हमेशा इनका डिस्क्रिमिनेशन है। अगला इमीडिएट रीजन, इमीडिएट रीजन क्या है? ये मंगल पांडे बाद में करें। ग्रीस कार्ट्रिजेस, ग्रीस कार्ट्रिज, कार्ट्रिज्ड, ग्रीस्ड कार्ट्रिज, कारतूस, इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल में ये कारतूस यूज हो रहे थे। ग्रीस का अभी पढ़ाएंगे, ग्रीस का ये क्या है? बेसिकली अभी तक जो बंदूकें चल रही थी उसको बदल दी गई, और जो बंदूकें नई आई थी उसमें ये कार्ट्रिज लग रहा था। ये कह लीजिए एक अफवाह उड़ी, अफवाह या सच्चाई जो भी, लेकिन उस समय अफवाह थी कि जो अब जो कार्ट्रिज यूज हो रही है वो गाय और सुअर की चर्बी से उनको ग्रीस्ड किया जा रहा है, या जो कारतूस की जो टोपी के ऊपर लगी हुई वो है, उसको उसके इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या था कि जो वाला पोर्शन उसको दांत से काटना था, राइफल में फिल करना था, तब आपको शॉट मारना था। यह अफवाह जब फैली अब गाय और सुअर की चर्बी की है, तो गाय अगेंस्ट हिंदू, गाय कभी जो हिंदू है गाय का मीट कभी नहीं खाते, और मुस्लिम सुअर का मीट नहीं खाते। तो ये ग्रीवेंसेस कंपनी फिर से आर्मी में गई कि ये केवल और केवल उनके रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, ये इमीडिएट रीजन बना। एक्चुअल में क्या था कि गोला बारूद सब तैयार हो चुका था, रिवॉल्ट होने वाला था, बस उसको एक माचिस की जरूरत थी। उस माचिस का काम इसने किया है ना, कि हर चीज तैयार है, क्योंकि पहला हाथ कौन उठाएगा? मारने के लिए पूरी भीड़ तैयार है, लेकिन दम तो वही है ना कि पहला हाथ जो उठाए। अगर सामने का संजय दत्त टाइप का कोई हो तो कहेगा ठीक है मार तो लोगे, लेकिन ये याद रखना जिसने पहला हाथ उठाया उसको नहीं छोड़ूंगा। ये किसी मुंह सड़क में बोलता है, हमने सड़क देखी, सड़क में पता है, बोला ठीक है मार लो, लेकिन जिसने पहला हाथ उठाया उसको नहीं छोड़ूंगा। तो पूरी हर चीज तैयार थी कि पहला हाथ उठाए कौन, ये काम तो आर्मी ने किया। ठीक है, इसी को लेकर 29 मार्च 20, थोड़ा सा 5-10 मिनट और ध्यान रख लीजिए, 29 मार्च 1857 को कहां पे? बैरकपुर में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने रिवॉल्ट कर दिया। और इस रिवॉल्ट में था क्या, जो समय का जो मेजर था उसको गोली मार दी, और जो लेफ्टिनेंट था दोनों गोली मार, एक मर गया एक बच गया। यही से रिवॉल्ट, ल्यूसन और बॉब, यही से रिवॉल्ट शुरू हुआ। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को एग्जीक्यूटिव या कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया। उसके बाद इस मैं एक साथ लिखवा दूंगा, प्रश्न मत करिए। इसके बाद ये इंफॉर्मेशन पहुंची मेरठ। मेरठ में भी कुछ लोगों ने इस कार्ट्रिज को इस्तेमाल करना से मना कर दिया। उन लोगों का कोर्ट मार्शल करने का आदेश होगा। अब इन कंपनी में इनडिसिप्लिन है, सॉरी आर्मी में इनडिसिप्लिन है। देखिए आर्मी में इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करना हमेशा जरूरी रहा है। वल्लभ भाई पटेल जब नेवल रिवॉल्ट होता है 1946 का, वल्लभ भाई पटेल ने इसके अगेंस्ट थे। 1946 का जब बीसी दत्त ने रिवॉल्ट किया था इंडिया की तरफ से, जो उनकी शिप थी HMS तलवार पे, वल्लभ भाई पटेल ने अपोज किया, क्योंकि उनका कहना क्या था कि भारत आज नहीं तो कल आजाद हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार भी अगर आर्मी में इनडिसिप्लिन पहुंच गई तो ये नजीर बन जाएगी, हमेशा ऐसा इशू आएगा। अपने पड़ोसी देश को देख लीजिए और अपने देश को देख लीजिए, आज तक आर्मी में कभी भी एक कूप या कभी भी रिवॉल्ट का आपने एग्जाम्पल सुना ही नहीं होगा। और अपने पड़ोसी देश में देख लीजिए,
वहां पे बहुत कम होता है जब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है, आधे टाइम तो मिलिट्री शासन ही रहता है। एक बार इशू क्रिएट हुआ था मानिक शाह के टाइम। ये इंदिरा गांधी को इंफॉर्मेशन मिली कि मानिक शाह जो है वो सत्ता पलटने वाला है। इंदिरा गांधी ने बुलाया 1971 के आसपास। इंदिरा गांधी ने मानिक शाह को बुलाया और वो भी लेडी, आयरन लेडी, उसने बोला तुम्हें वैसा सारा है। तो उस व्यक्ति ने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा और पोस्ट करके सामने रख दिया, बोला साइन कर दिया, अभी मैं रिजाइन कर रहा हूं। उसको इंदिरा गांधी को तभी लगा कि भारत के, क्योंकि मानिक शाह कद जो था उस वॉर के बाद इंदिरा गांधी को पॉपुलैरिटी कह लीजिए, कद कह लीजिए, वो इंदिरा गांधी को भी क्रॉस कर गया था। लेकिन तभी भी ये कहिए इंडिया की आर्मी की ये कह लीजिए ईमानदारी, इन्होंने कहा ना हम हमेशा एक स्टेट के विंग हैं, हम स्टेट नहीं। अब आप देखिए जब से इंडिया आजाद हुआ 1947 के आसपास, चाइना को छोड़ दीजिए, बस आसपास जितने भी नेशन उस समय इंडिपेंडेंस पाए हर जगह मिलिट्री स्टैब्लिश हुई, हर जगह, वो म्यांमार हो, वो श्रीलंका हो, वो इजिप्ट हो, जो भी 1950s के आसपास स्टैब्लिश हुआ है, जहां भी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई है, हर जगह मिलिट्री कूप हुआ है, हर जगह, इंडिया को छोड़ के। क्योंकि इन्हें पता था कि अगर आर्मी में अगर इनडिसिप्लिन आ रही तो उनको झेलना मुश्किल है, क्योंकि एग्जाम्पल सेट हो जाता है ना, अगर हमारे बड़े भैया ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, या हमारे भैया के साथ ऐसा नहीं हुआ तो हमारे साथ भी कैसा होगा। तो एक एग्जाम्पल सेट करने की बात होती है, एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ है, इसीलिए अभी तक हम बचे। सोचिए 4 लाख आर्मी है, 4.5 लाख है, 7 लाख आर्मी है। अगर उस 7 लाख आर्मी कमांडर कितना मजबूत होगा, उस 7 लाख आर्मी कमांडर जिस दिन चाहे उसी दिन उठाकर फेंक देगा, किसी को भी चाहे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ ना, तो कुछ तो बात होगी। इसीलिए कुछ चीजें हैं ना जो हमारे दे के गए हमें समझदारी, वो नेहरू हो, वो पटेल हो, वो गांधी हो, या कोई भी हो, उस टाइम के लीडर्स, जो लेगेसी है, हम कितने भी उनको विरोध करें, लेगेसी वही चली आ रही है, हम फॉलो कर रहे हैं। उनको पता है कि चूंकि पॉलिटिक्स है, एक दूसरे पे उंगलियां उठती रहेंगी, हम नेहरू को कुछ बोलेंगे, वो पटेल कुछ बोलेंगे, कोई किसको कुछ बोलेगा, लेकिन ये सबको पता है जो उन लोगों ने उस समय करके चले गए थे वो हम लोगों की बस की बात नहीं थी। ये लीगेसी है जिसको मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट बस वो लिख लीजिए क्या क्या कैसे कैसे कहा हुआ। कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, निभाना पड़ती है। चलिए लिख लीजिए। पहला पॉइंट, इवेंट्स ड्यूरिंग वॉर, एक हेडिंग डाल लीजिए, इवेंट्स ड्यूरिंग वॉर। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी कहते थे जो 10 मिनट बैठ गया उसका सिलेक्शन पक्का है। हम लोग भी मूर्ख इस तरह सोचते 10 मिनट सिलेक्शन हो जाएगा, हमें गुरुजी 1 घंटा पढ़ाओ, ये उठेंगे। लेकिन होता कि ये मोटिवेशन है, जब हम स्प्रिंट लगाते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं स्प्रिंट 100 मीटर की, तो कहा क्या जाता है कि अब 100 मीटर जब खत्म हो रहा है तब आपकी असली दौड़ शुरू हो रही है, वो आपके इंड्योरेंस को बढ़ाती है। स्प्रिंट खत्म हो गई, अब आप पता चले आपकी कितनी कैपेबिलिटी स्टैमिना बचा हुआ है, स्प्रिंट तो आपने खत्म कर ली। अब जो इंड्योरेंस आपका होगा, पेशेंस कह लीजिए, यही आगे जाके काम आता है। ठीक है, जब थकते हैं तब आपके, अरे वो कहता नहीं है टाइगर श्रॉफ, जो तुम्हारा क्या बोलता है, जो तुम्हारा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। तो इस टाइप वाला टाइगर श्रॉफ बनो, 5-10 मिनट और लिख लो, चलिए लिख लो 5-10 मिनट और शुरू हो गई, अभी नहीं हुई। हमें बोला है 10 मिनट और लो। On 29th, एक लाइन लिख लो, on 29th March, on 29th March 1857, मंगल पांडे of 34th NI, 34th NI, वही नेटिव इन्फेंट्री, revolted against the use of this grease cartridge against the use of
ग्रीस्ड कार्ट्रिज, उस समय के दो लोग थे, पीसीएस में पूछा गया एक बार, दो लोग थे जिसको उसने गोली चलाई थी, तो उसमें था मरा चाओ, पीसीएस पूछ लेता ऐसा ऐसा कौन मरा कौन जिंदा हुआ, he shooted लिख लो, मेजर सर्जेंट ह्यूडसन, मेजर सर्जेंट ह्यूडसन एंड ल्यूटिनेंट बॉब, अब मर बेचारा ये गया, किस्मत खराब थी इसकी, वो बच गया, ह्यूडसन बच गया। लिख लेना, पीछे पूछा एक बार मरा कौन था। मेजर सर्जन होती होगी कोई पोस्ट, मेजर सर्जन आर्मी वाले जाने, माना आर्मी वाले जाने। एक बात और लिख लीजिए, ऑन 8 अप्रैल 1857, on 8 April 1857 he was executed. 8 April 1857 he was executed, फांसी दे दी। बॉ अब इसके बाद जो मेरठ वाली क्रांति है वो आगे फांसी खा ली, पता नहीं बैरकपुर में दी गई, कहाँ दी गई, बाहर दी गई है क्या बैरकपुर की? पिक्चर देखिए, क्या समझ